जेएसपी क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे जेएसपी एक तरह से डायनेमिक वेब ऑफ डेवलप करना है, एक टेक्नोलॉजी है विद जावा। ठीक है, जिसको बेसिक कह सकते हैं, बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह से बेस होता है। अगर ये आप नहीं डिफाइन कर सकते तो आप एडवांस फ्रेमवर्क्स जो होते हैं उसका यूज नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी हम लॉजिक सीखते हैं तो एक बेस हम डिफाइन करते हैं, और बेस के आधार पे हम आगे चल करके डिफाइन करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो जेएसपी टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन जस्ट लाइक सर्वलेट टेक्नोलॉजी। जैसे कि सर्वलेट भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब ऐप। और वेब वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस है? दो तरह की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में डेटाबेस का यूज किया जाता है, ठीक, जिसमें बैक एंड कोड होते हैं, और स्टैटिक वेबसाइट में केवल फ्रंट एंड यूज किया गया है, HTML CSS JS। ठीक, तो उस तरह की वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। जब भी डायनेमिक वेबसाइट होती है उसको ऐप बोलते हैं, वेब ऐप। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें, लॉगिन है चीजें होती हैं, साइन अप होता है, मैनेजमेंट हम उस पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक ऐप की तरह से होता है, जिसको वेब ऐप बोलते हैं, जो वेबसाइट या ब्राउजर पे चलता है वो ऐप। ठीक है, तो हम वेब ऐप बोलते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट। ठीक, तो जेएसपी एक तरह से एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है सर्वलेट का, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर फंक्शनलिटी देन सर्वलेट। जैसे कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, ठीक, जिसको बोलते हैं क्या, जेएसटीएल, जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, जिसको बोलते हैं जेएसटीएल, जेएसपी जावा सर्वलेट पेजेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। तो एक प्री डिफाइंड टैग लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक ही फाइल के अंदर जावा का भी कोड और HTML का भी कोड हम कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? तो इससे थोड़ा इजी हो जाता है। और सबनेट की बात करें तो सबनेट क्या होता है कि हम जावा की फाइल में जब HTML लिखते हैं तो HTML क्या होता है, उसको हम एक तरह से सेपरेट, बार बार अगर मुझे HTML कोड करना है तो HTML कोड करने के लिए प्रिंट एलन का यूज करना पड़ेगा, बार बार प्रिंट एलन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम डायरेक्टली HTML भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन टैग का यूज करके जावा भी लिख सकते हैं एक ही फाइल में, जिसको JSP फाइल होते हैं, जावा सर्वलेट पेजेस। ठीक, वेब पेज होता है, डायनेमिक पेज होता है, इसके अंदर डायनेमिक कंटेंट आप लोड करते हो फ्रॉम डेटाबेस। इजियर टू मेंटेन देन सर्वलेट, इजी वे में मेंटेन कर सकते हो, उसमें कोई एरर भी आता है तो इजी वे में मेंटेन कर सकते हो। वी कैन सेपरेट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, की हम डिजाइनिंग को और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब जो बैक एंड डेवलपमेंट है उसको हम लॉजिक को सेपरेट रख सकते हैं क्लास बना करके, और इसको कॉल कर सकते हैं JSP फाइल के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स सम एडिशनल फीचर्स सच द एक्सप्रेशन लैंग्वेज। एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमको प्रोवाइड करता है। एक्सप्रेशन का मतलब कि हम उस HTML कोड के साथ साथ अगर मुझे कोई कोड लिखना हो तो उसके एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जावा के एक्सप्रेशन लैंग्वेज होते हैं जो हम जो फ्रंट एंड में लिखते हैं, HTML के साथ लिख सकते हैं। इसके पहले हम जो कोड कर रहे थे वो कंसोल एप्लीकेशन होते थे, GUI एप्लीकेशन होते थे। अब हम कोड किस में करेंगे, HTML के साथ कोड करेंगे, किसका, जावा का। इसको एक्सप्रेशन टाइप के अंदर ही यूज किया जाता है, जिसको एक्सप्रेशन लैंग्वेज बोलते हैं। उसका लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक, बस सिंटेक्स सेम होते हैं, बस लिखने का तरीका अलग होगा। कस्टम टैग्स इसमें आप बना सकते हो, कस्टम मतलब अपने हिसाब से टैग में क्रिएट कर सकते हो, etc। बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करता है। अब एडवांटेज क्या है JSP का ओवर सर्वलेट, सर्वलेट से ज्यादा बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड करता है? पहली चीज, एक्सटेंशन टू सर्वलेट। तो JSP technology is extension to Servlet. We can use all the feature of Servlet in JSP। ठीक, मतलब कह सकें जैसे कि सर्वलेट के अंदर जितने भी फीचर्स हैं हम किस में यूज कर सकते हैं, JSP में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, इन एडिशन टू वी कैन यूज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। इम्प्लिसिट का मतलब कि पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा, हमको ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना किसमें, JSP में। और सर्वलेट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, और इसमें बना बनाया ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाता है। ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना, तुम डायरेक्ट यूज करो। ठीक? तो हमको वेब कंटेनर क्या देता है कि हमको डायरेक्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बना करके देता है, प्री डिफाइंड टैग्स देता है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज देता है, कस्टम टैग्स देता है, दैट मेक्स JSP डेवलपमेंट इजी।
तो ये बहुत सारे फीचर्स जो पहले से डिफाइन करके हमको देता है। इससे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट थोड़ा सा और इजी होता है, फास्ट डेवलपमेंट होता है। तो कह सकें क्या आता है हमारा जीएसपी होता है, फास्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है हमको। Easy to maintain. JSP can easily manage because we can easily separate our business logic with presentation logic. Presentation का मतलब JSP फाइल, और हम एक अलग से बिजनेस लॉजिक क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर लॉजिक हम फंक्शन बना करके रख सकते हैं, जिसको कॉल कर सकते हैं किसके, JSP पेज पे। ठीक, इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम बिजनेस लॉजिक और इसको दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं। इन सर्वलेट टेक्नोलॉजी वी मिक्स आवर बिजनेस लॉजिक विथ प्रेजेंटेशन लॉजिक, कि उसी में एचटीएमएल भी लिखना होता है, और हम उसमें क्या डिफाइन करते हैं, जावा का भी कोड लिखते हैं। ठीक, तो मुझे अगर कोई आउटपुट दिखाना भी है तो मुझे जावा के कोड के ही थ्रू आउटपुट दिखा सकता हूँ मैं। कोई एचटीएमएल पेज डिफाइन नहीं कर सकता। एचटीएमएल आउटपुट तो दिखा सकता हूँ, लेकिन एचटीएमएल या कोई जेएसपी पेज नहीं होगा उसमें। उसमें क्लास के ही थ्रू सारी चीजें करनी है सर्वलेट में। ठीक है, इसमें दोनों हम एक ही साथ लिख सकते हैं। और उसमें क्या है, एक साथ आप लिखो या आप अलग अलग लिखो, ये आपका डिपेंड करता है। तो हम वहां पे जेएसपी में ये बेनिफिट है कि हम सेपरेट कर सकते हैं, कोड अलग कर सकते हैं और डिजाइनिंग अलग कर सकते हैं। कैसे, बैकएंड एंड देन फ्रंट एंड, दो चीज। इससे हमारा काम क्या होता है, इजी हो जाता है कि कोड सेपरेट जब होता है तो हमको ये समझ में आता है कौन सी कंपनी में हम पर खरीदें। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मॉडिफिकेशन होता है या इम्प्लीमेंटेशन होता है या कोई भी दिक्कत आती है, बग्स फाइंडिंग है, तो हम इजी सॉल्व कर सकते हैं। मेंटेनेंस इजी होता है हमारा। फिर दूसरी चीज है इजी मेंटेन, कि हम इजी वे में उस कोड को मेंटेन कर सकते हैं, अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, फास्ट डेवलपमेंट। अभी मैंने डिस्कस किया कि इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्री डिफाइंड चीजें हमको देता है, जिससे क्या होता है हमको टाइम वेस्ट नहीं करना कि उस चीजों को डिफाइन करें। वो हमको प्री डिफाइंड देता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट देता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो फास्ट डेवलपमेंट, नो नीड टू रिकम्पाइल एंड रीडिप्लॉय, मतलब कि मुझे उस कोड को रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। क्लास कंपाइल होता है तब जाके रन होता है ना। और उसमें क्या है कि जेएसपी पेज क्या होता है, रिकम्पाइल नहीं होता। डायरेक्ट वो क्या होता है, रिफ्रेश करोगे, चेंज करोगे, रिफ्रेश करोगे, अपने आप क्या होता है, रिकम्पाइल नहीं करता वो अपने आप। ठीक, कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसको। जेएसपी सर्वलेट क्लास होता है, एक जावा क्लास होता है, तो उसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है। और जेएसपी उसको कंपाइल नहीं करता है, कंपाइल करने की भी जरूरत नहीं है, रीडिप्लॉय मतलब पब्लिश करने की भी जरूरत नहीं है, वो आउटपुट आपको मिल जाता है। ठीक, redeploy. If JSP page is modified, we don't need to recompile and redeploy project. The sublet code needs to be updated and recompiled. Sublet का मतलब कि उसको अपडेट किया, रिकम्पाइल किया, तब जाके मुझे चेंजेस दिखते रहे। ठीक, इसमें क्या है कि मैं अगर HTML कोड में कुछ चेंजेस करूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा जेएसपी में, और रिफ्रेश करूंगा पेज को तो मुझे आउटपुट अपडेटेड दिखेगा। क्लियर? नहीं, चौथा है, फोर्थ एडवांटेज क्या है, लेस कोड देन सब। तो जाहिर सी बात है, जब हमको प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं तो हमको कम से कम कोड डिफाइन करना है। वी कैन यूज मेनी टैग्स, एक्शन टैग, जेएसटीएल, कस्टम टैग्स, etc that reduce the code. Moreover, we can use एक्सप्रेशन लैंग्वेज, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम कम से कम कोड में क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब कम से कम कोड में डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, फास्ट डेवलपमेंट भी होता है, और हमारा जो कोड होता है एक कंसाइज होता है, छोटा होता है। ठीक, तो ज्यादा कोड नहीं होता हमारा। है। अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी पेज। किसी भी जेएसपी पेज की बात करें तो लाइफ साइकिल कैसे डिफाइन है, उससे पहले हम लाइफ साइकिल से पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि उस पेज को कैसे डिफाइन करें, फर्स्ट प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, इक्लिप्स होना चाहिए, तो इक्लिप्स ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब बात करें, जब हम डेवलपमेंट में आते हैं तो हमको एक सर्वर भी चाहिए। इन्वायरमेंट के लिए आपको एक सर्वर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। किस नेम से वो डिफाइन किया जाता है, अपाचे टॉमकैट नेम से आता है। ठीक, तो आप
डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सर्च कर लेंगे अपाचे टॉम कैट। फिर डाउनलोड्स में जाओगे। अगर आप करेंटली कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 17 या उससे अबव यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि अगर मैं 8.5 यूज कर रहा हूँ तो कौन सा वर्जन मेरा होना चाहिए डिफाइंड। जावा। विंडोज। बैक। डाउनलोड में या तो 10 इंस्टॉल कर लेना या 8। ये ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं सब, ठीक है। 10 या तो 8, ठीक है। तो अगर आप 8 इंस्टॉल कर रहे हो तो कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो यहाँ पे आपका आता है 64, 32 और 64 विंडोज सर्विस इंस्टॉलर, ठीक। तो ये आप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लेना है, ठीक। कितने एमबी का आता है, 11.59। ये डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ पे जाकर के चेक कर लेता हूँ कि उसकी सर्विसेज चल रही है नहीं, ठीक। तो इक्लिप्स पहले ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि वो आपके प्रोजेक्ट में सेटअप नहीं होता, उसको सेट करना होता है। तो कैसे सेट करेंगे प्रोजेक्ट में, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, मोस्टली उसको जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो कर लेना है। एग्रीमेंट को चेक करके उसको इंस्टॉल कर लेना। अब हमको करना क्या है कि जब भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, ये क्लोज कर लेते हैं। जब भी आता है, ठीक। तो दो तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, एक कंसोल एप्लीकेशन, एक जीयूआई एप्लीकेशंस, और एक होता है डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, ठीक। तो एक डायनेमिक टेम्पलेट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मुझे अगर मैवन के थ्रू बनाना है तो मैवन वेब ऐप होता है, मैवन के थ्रू। फिर अगर मुझे डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाना, अभी सिंपली बनाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, प्रोजेक्ट, फाइल, न्यू, एंड देन अगर मैं जा करके मैं सर्च करूंगा, आ, देखो इसमें कैटेगरीज होते हैं, ग्रेडल प्रोजेक्ट, जावा, जावा एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स, ठीक, जावा स्क्रिप्ट, जेपीए प्रोजेक्ट, प्लगइन डेवलपमेंट, क्या क्या आपको डेवलप करना है उसके लिए। अब देखो यहाँ पे वेब सर्विस है, तो वेब सर्विसेज के लिए एक अलग है, आगे वेब सर्विसेज एक अलग कैटेगरी होती है। फिर मुझे अगर वेब डेवलपमेंट करना है, स्प्रिंग का ऐप बनाना है, तो स्प्रिंग के यहाँ पे आ गया। फिर मुझे अगर वेब ऐप डेवलपमेंट करना है, तो वेब में क्या होगा, सीएसएस फाइल क्रिएट करनी है, डायनेमिक वेब ऐप बनाना, तो एचटीएमएल फाइल तो बनानी नहीं है, ठीक। स्टैटिक वेबसाइट तो बनानी नहीं है, मुझे कौन सी वेबसाइट बनानी है, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। इससे क्या होता है कि ये आपका फ्रंट एंड बैक एंड सारे कोर्स होते हैं, इसमें जावा की लाइब्रेरीज अटैच हो जाती है, ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ, जब ये सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम आप प्रोवाइड करोगे, ओके। प्रोजेक्ट नेम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, माय लाइब्रेरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ई लाइब्रेरी, ठीक, ई लाइब्रेरी, ओके। ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। देन नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डायनेमिक का वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन हमने चूज किया 3.1, ठीक। और कस्टम कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं करना, ठीक। और देखो यहाँ पे रन टाइम एनवायरनमेंट,
तो रन टाइम में देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है क्या, 8.5 और 10 वर्जन में इंस्टॉल्ड। ठीक, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो न्यू रन टाइम पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, 8.5 या 10, वो सेलेक्ट कर लेना। देखो 11 नहीं है, इसलिए मैंने कहा 11 नहीं इंस्टॉल करना, अभी 11 इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको 10 इंस्टॉल कर लेना, 9 या 8.5, 8.8 के बाद ही का इंस्टॉल कर लेना। 8.5 ज्यादा कंफर्टेबल होता है, इसमें ज्यादा कम एरर्स आते हैं। तो या तो 10 या तो 8.5। ठीक है, फिर ये सेलेक्ट करने की वजह से मैंने 8.5 लिखा, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे देखो आ, आप डिफाइन कर लोगे, और इसका लोकेशन देखो, इंस्टॉलेशन लोकेशन किस लोकेशन में जहाँ पे वो इंस्टॉल होगा उसका लोकेशन दिखा है, और फिनिश कर दोगे तो वो आपका एनवायरनमेंट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने फिनिश किया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, वो अटैच हो गया। ठीक, तो दो दो ऐड हो गए, एक 8.5.7 7 ऐड करके एक और ऐड हो गया, एक ये ऐड हो गया। ठीक, तो पहले से वो ऐड था, डिफाइंड था। अब यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, एंड देन फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। और एक चीज और होती है, एक और फाइल जनरेट करनी होती है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल। ठीक, तो ये वेब डॉट एक्सएमएल क्या होता है, जिसके अंदर हम टॉमकैट बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं सी ड्राइव के अंदर। हाँ, डायरेक्टरी का लोकेशन वहां पे आपका ऑप्शन आता है भाई, यहाँ पे देखो, वही तो मैं बात कर रहा हूँ, सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होता है तो सी ड्राइव में ही जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो सी ड्राइव में ही जाना है आपको। फोल्डर कौन सा लिंक है उसमें? मैंने बोला किसमें इंस्टॉल होता है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम आप न्यू क्लिक करोगे, यहाँ पे ये डिफाइन करोगे कोई भी वर्जन जो आपने इंस्टॉल किया वही चूज करना है। अगर आपने 8.5 इंस्टॉल करना है किया है, पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद क्या करोगे, जो आपने इंस्टॉल किया, जैसे मान लो आपने इंस्टॉल किया 8.5, तो ये चूज करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, ब्राउज ऑप्शन। ठीक, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करोगे, सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे, और यहाँ पे आपको दिखता है प्रोग्राम में, अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाओगे, और यहाँ पर भी आपको अगर नहीं दिख रहा, प्रोग्राम फाइल, हाँ ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन करके आ गया, किसके अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और देखो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसके अंदर जाओगे, और ये आपका इंस्टॉल्ड है पहले से। ठीक, तो यही डायरेक्टरी आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक? तो जो फोल्डर है ये आपका पूरा लोकेशन हो गया, प्रोग्राम फाइल, देन अपाचे फाउंडेशन सेंटर, फाउंडेशन, एंड देन टॉमकेट 8.5। तो फोल्डर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिनिश कर लेना। ठीक है, अरे मैंने क्या बताया, इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, फिर इंस्टॉल करने के बाद वो आपका हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आप डायरेक्ट उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप डाउनलोड कर लो अलग से, इसमें ऑप्शन आता है। हाँ हाँ, डायरेक्ट फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप गेट कर लेता है वहां से सर्वर, अपाचे सर्वर एनवायरनमेंट को। ठीक है, देन उसके बाद प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे, ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट, एंड देन फिर नेक्स्ट, और आप जनरेट करोगे वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जिसको बोलते हैं, जो क्या करता है, हमारी जितने भी प्रोजेक्ट्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसी फाइल के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक, सबके अंदर ये फाइल होती है, किसी भी वेब प्रोजेक्ट में जाओगे तो सबके अंदर एक्सएमएल फाइल होती है। जैसे यहाँ पे एक्सएमएल फाइल है, तो जब हम मर्ज स्टैक पढ़ते हैं तो मर्ज स्टैक में जेसन फाइल होती है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वैसे ही सारी कॉन्फ़िगरेशन या तो एक्सएमएल के अंदर होती है या तो जेसन। ठीक, तो यहाँ पे जावा क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सएमएल फाइल के अंदर रखता है। ठीक,
तो हम ये जनरेट पहले से ही कर लेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में क्रिएट करना पड़ता है फाइल। ठीक है, तो ये जनरेट कर देंगे तो ये हमको उसके साथ साथ ही प्रोजेक्ट के साथ बना करके दे देता है फाइल। ठीक, तो ये चेक कर लोगे एंड देन फिनिश। इस फाइल को डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं, कि जब आप डिप्लॉय करते हो मतलब पब्लिश करते हो प्रोजेक्ट को, तब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, देन अब आते हैं, देखो यहाँ पे सोर्स फाइल। सोर्स फाइल कहाँ पे, जावा सोर्स फाइल में देखो यहाँ पे आपको दिख रही है। अभी आपने कोई क्लासेस नहीं बनाया। ठीक, ये बैकएंड हो गया। और मेरा फ्रंट एंड का जो फाइल है वो कहाँ पे होता है, एसआरसी के अंदर, मेम के अंदर, और वेब ऐप पे, मैं यहाँ पे लिखेगा वेब ऐप के अंदर जाओगे, और मेटा इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं जाकर के वेब इंफॉर्मेशन के अंदर जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल ये मिलेगी। और इसके अंदर कोई लाइब्रेरी रखनी है तो इसके अंदर लाइब्रेरी रख लो। क्लियर, लाइब्रेरी रख लोगे। देन अब मुझे क्या करना है, पेज बनाना है, पहला एचटीएमएल पेज। लेकिन अभी इसको रन करते हैं, राइट क्लिक करो, नेक्स्ट, रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं, रन ऑन सर्वर। ठीक, अब रन ऑन सर्वर मैं रन करता हूँ, और क्या मैं अपने अपाचे सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, एंड देन नेक्स्ट, एंड देन जो पहले से है एडेड है, डिप्लॉय है, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, एंड देन फिनिश कॉन्फ़िगर। ओके, अब देखो कह रहे कुड नॉट लोड द टॉमकैट सर्वर कॉन्फ़िगर्ड एट द लोकल होस्टिंग कॉन्फ़िगर, प्रोजेक्ट इज क्लोज्ड, प्रोजेक्ट नॉट लोड द टेस्ट। तो कह रहे हैं कि ये इसमें एडेड नहीं है। तो यहाँ पे अब आते हैं, अब देखेंगे इसका इन्वायरमेंट हम, तो यहाँ पे आते हैं सर्वर। सर्वर हमारा ये है रहा, डबल क्लिक करते हैं, देखो सर्वर की जो फाइल है इन्वायरमेंट है क्लोज की, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर देना, कभी कभी क्लोज हो जाती है। हो गया, अब आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, नीचे सर्वर फाइल भी होती है, अपने आप बन जाती है जब आप कनेक्शन करते हो। अब यहाँ पर रन एंड सर्वर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, और बाकी सब ये रिमूव कर दो जो अभी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हटा दो, और फिनिश। आर यू श्योर वांट टू रिमूव द रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर? यस, ओके। अब देखो ये फर्स्ट टाइम जब आप कॉन्फ़िगर करते हो सर्वर को अपने प्रोजेक्ट पे, तो क्या होता है, ये कुछ डाउनलोड्स करता है आपकी चीजों को, डिपेंडेंसीज को। रिफ्रेश द सर्वर एडाप्टर लिस्ट टू कंप्लीट। ठीक, एडिंग मेटा डेटा टू द रिपोजिटरी। अब कह रहा है 404, मतलब एक भी पेज अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए क्या 404 नॉट फाउंड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि मैंने हर जगह आपको डिफाइन किया है कि इंडेक्स पेज इज ए होम पेज। ठीक, तो अब क्या बनाओगे, इंडेक्स पेज बनाओगे, और किसके अंदर बनाओगे, वेब ऐप के अंदर बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे वेब ऐप पे, और न्यू पे जाओगे, और किस नेम से फाइल बनाओगे, जेएसपी फाइल बनाओगे। ठीक है, अभी जेएसपी फाइल बनाएंगे, और जेएसपी फाइल को मैंने यहाँ पे बना लिया किस नेम से, इंडेक्स डॉट जेएसपी। जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होता था, अब क्या है, इंडेक्स डॉट जेएसपी। अब देखो ये आपको एचटीएमएल फाइल की जैसे दिखेगी सारी चीजें, बस कुछ चीजें यहाँ पे चेंज होती हैं जो अलग होती हैं। ठीक है, इंसर्ट टाइटल हियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया
होम पेज टाइटल, होम पेज। यहाँ पे देखो, पेज लैंग्वेज हम किस पे काम कर रहे हैं, जावा पे काम कर रहे हैं। कंटेंट टाइप क्या है, एचटीएमएल टाइप है हमारा कंटेंट। कैरेक्टर इनकोडिंग UTF-8 है। फिर पेज इनकोडिंग UTF-8। एंड देन ये अब पूरा क्या है, HTML है। ठीक, HTML हमने पढ़ी हुई है। टाइटल क्या होता है, मेटा क्या होता है वो पता है हमको। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे कुछ हेडिंग दिखाते हैं डिस्प्ले करने के लिए। तो मैंने लिखा H1, हेलो, दिस इज होम पेज ऑफ ई लाइब्रेरी। ओके, अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ पेज को। रिफ्रेश कर लूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे वहां पर कंपाइल करना पड़ा नहीं, दोबारा रन भी नहीं करना पड़ा, हमको पेज में यहाँ पे आउटपुट मिल गया। और देखो क्या, लोकल होस्ट 8080 पे वो डिस्प्ले हो गया। अब इस सर्वर पे चल रहा है। फाइल क्या था, कोड डायरेक्ट रन होते थे, सर्वर कोई सर्वर की जरूरत नहीं है। फाइल एचटीएमएल का ओपन करते थे, चल जाता, आउटपुट मिल जाता। अब ये क्या है, सर्वर इन्वायरमेंट मांग रहा है, क्योंकि उसके लिए क्या है कि जो कोड आप लिखने वाले हो वो ब्राउजर कंपाइल नहीं कर सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। तो जो जीएसपी का जावा का कोड लिखोगे ब्राउजर कंपाइल करेगा, नहीं करेगा। ब्राउजर केवल एचटीएमएल को कंपाइल करता है, सीएसएस को और जेएस को कंपाइल करता है, फ्रंट एंड को, और कुछ तो कंपाइल नहीं करता ना। ठीक है? तो वो चीज डिफाइन करता है। क्लियर? तो ये बन गया अलग। तो कोई भी कोड लिखोगे जेएसपी वाला कोड वेब ऐप फोल्डर के अंदर लिखोगे, और वो वेब ऐप फोल्डर किसके अंदर होता है, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, और मेन के अंदर वेब ऐप, और वेब ऐप के अंदर आपका इंडेक्स डॉट जेएसपी। ठीक। अबाउट पेज बनाना हो तो फिर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, और हमने एक और जेएसपी फाइल बना ली, और किस नेम से, अबाउट डॉट जेएसपी, अबाउट डॉट जेएसपी। देन फिर नेक्स्ट, एंड देन फिनिश। और मैंने लिख दिया यहाँ पे H1 अबाउट पेज। अब मुझे क्या करना है, उस पेज से उस पेज को लिंक करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, एक लिंक टैग बना लेता हूँ, जैसे लिंक बनाते हो एंकर टैग। एचरेफ सेम लोकेशन पे है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ अबाउट डॉट जेएसपी, फाइल का नाम दे दिया, और मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। क्लियर? तो जैसे एक स्लैश यहाँ पे ऐड होगा, ये हटा देना, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अबाउट पे, तो किस पे चलाऊंगा, अबाउट पेज पे आ जाऊंगा। अब इस तरीके से लिंक कर सकते हैं उस पेज को और उस पेज को। अब इसमें HTML अभी लिख रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्यों हम इसमें लिख रहे हैं, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों हम जेएसपी पेज में ही लिखते हैं। क्योंकि इसको डायनेमिक हमको बनाना है। तो डायनेमिक कब होता है, जब सर्वर प्रोग्रामिंग या बैकएंड प्रोग्रामिंग को रिक्वायर्ड है, तब हम डायनेमिक पेजेस या डायनेमिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सर्वर रन टाइम सर्वर का यूज करते हैं। ठीक है? तो जो अपाचे है एक सर्वर इन्वायरमेंट है जिसमें आपका कोड, जावा का कोड रन होगा। ठीक है? तो इस एचटीएमएल के अंदर हम चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, तो मुझे अगर जावा का कोड डिफाइन करना हो, तो उसके लिए क्या होता है, टैग्स होते हैं। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, मैंने लिख दिया इंटीजर इज इक्वल 50, जो जावा का कोड आपको लिखना है उसका। तो टैग स्टार्ट किया, जैसे स्क्रिप्ट टैग होता था, यहाँ पर क्या है, ये एक्सप्रेशन टैग है। स्क्रिप्टलेट टैग इसको बोलते हैं। स्क्रिप्ट मतलब जावा का आप कोड यहाँ पे एज ए स्क्रिप्ट लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। तो जब हम कोई कोड वेब पेज पे लिखते हैं उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर जावा बैकएंड था, लेकिन अब एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की जा रही है, लेकिन फ्रंट एंड नहीं है, यह बैकएंड स्क्रिप्टिंग है, जो केवल आउटपुट में आपको चेंज होकर के दिखेगा। तो अबाउट में मैंने लिख दिया 50, और मैंने यहाँ पे लिखा आउट। आउट क्या है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है आउटपुट देने के लिए। तो आउट, जैसे सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, तो यहाँ पे केवल आउट लिखेंगे, और आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट, अगर प्रिंट भी यूज कर सकते हो, तो मैंने लिखा प्रिंट।
और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट फंक्शन में माई इज इज एंड देन प्लस क्या इज। ओके, अब मैं जाकर के बस रिफ्रेश कर दूंगा। अब इस कंपाइल तो किया नहीं मैंने, अब जाके बस रिफ्रेश कर दूंगा। सेव किया फाइल को, और सॉरी इंडेक्स वाली फाइल में टाइप करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो माइलेज इज 50 आ गया। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग अब कर सकते हैं।